नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए ज़बरदस्त सीरीज़ है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, बार बार पेपर में आता है, रिपीटेड सवाल हैं यूपीएससी के, उनकी बात कर रहा हूँ। यूकेपीएससी के सारे वही सवाल देखेंगे, ठीक है। तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देख लेना, आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। हो सकता है कि सवाल सेम पेपर में ऐसे मिल जाएँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भीमबेटका गुफा किस राज्य में। देखिए भीमबेटका से ना, अगर पीसीएस की बात करूं, लगभग कोई ही पीसीएस ऐसा होगा जहां जिसमें से सवाल यहां बनते नहीं हैं। लगभग हर पेपर के अंदर यहां से सवाल आता ही आता, ठीक है। ये आप सभी जानते भी होंगे। अगर भीमबेटका गुफा किस राज्य में बेटा, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, एमपी के अंदर है। इसके अलावा देखिए एमपी की सबसे खूबसूरत जो नदी है वो नर्मदा ही है, तो नर्मदा के तट पर ये मिल जाएगा आप लोगों को। और इसके अलावा अपनी चित्रकारी के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है भीमबेटका गुफा। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पेपर में आता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा चीज़ें, बस आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में फटाफट करा देता हूँ, क्योंकि डिस्कस करने के लिए हम लोग क्लास लगाएंगे। क्लास में देख लेना भैया, वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अभी फटाफट देखिए ज़रा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। पहली नगरीय सभ्यता है, ठीक है। पहली कांस्ययुगीन सभ्यता है, सीधी सड़कें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, ठीक है। तो ये सब क्या है, सभ्यता की पहचान है, व्यापार है, सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से है। तो अपनी नगर नियोजन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है वो क्या है, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, बहुत सवाल पेपर में आता है। वही सवाल मैंने यहाँ कोशिश करी है वही रखूँ कि जो पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात है। आप क्या लगाएंगे, अज्ञात लगाएंगे। अगर देखिए सवाल सुन लेना बात, कि अगर अज्ञात ही है, वैसे तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे लिपि अज्ञात में ही आएगी। अगर ऑप्शन यही मिलता है, अज्ञात नहीं मिलता है, तो तब जाकर के हम दूसरे संकेतात्मक की तरफ जा सकते हैं। तो ध्यान रखना कि अगर अज्ञात नहीं आएगा ऑप्शन में तो क्या आएगा, संकेतात्मक आएगा। फिर आप संकेतात्मक की तरफ जाएंगे। अज्ञात है तो ये अज्ञात यहीं पे सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह। बहुत लोग तो इसमें परेशान हो जाते हैं कि पत्तन नगर कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए जो बंदरगाह होता है उसी को पत्तन नगर बोलते हैं। बेटा कौन सा है, 10 बार 1000 बार सवाल आपने देख लिया होगा। जो लोथल है वही क्या है, हमारा आपका बंदरगाह है। जो यहाँ का फेमस बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो क्या है, लोथल है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था। देखिए ये अन्य नहीं बेटा, ये आर्य है। एक्चुअली क्या गलत हो गया होगा, ये आर्य है। तो आर्यों के द्वारा सबसे पहले जो या यव जिसे बोलते हैं उसका उपयोग करा था। इसी को सबसे पहले उगाया भी गया था, इसी को खाया भी गया था। तो आप ध्यान रखेंगे जो, ये इसका ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। बहुत पेपर में आता है भाई, बहुत आता है पेपर में कि वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो बच्चे तांबे का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया। तो ध्यान रखना तांबे का प्रयोग। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे को जानते नहीं थे। ध्यान रखना वो किस धातु को नहीं जानते थे, लोहे को नहीं जानते थे। बहुत पेपर में सवाल आता है वाला ना। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, यहाँ पे दिखाया गया सीधा ही, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र लिया गया। ध्यान रखेंगे ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। और जो देवताओं की स्तुति है वो किस में दी गई है, ऋग्वेद में दी गई है, ठीक है। जादू टोना किस में है, अथर्ववेद में है। तो यज्ञ संबंधी सारी क्रिया यजुर्वेद में है। और संगीत का जो कोई मसला है वो सारा का सारा किसके अंदर है, सामवेद के अंदर है। तो ध्यान रखना, बढ़िया सवाल है, कई बार यहाँ से सवाल पेपर में बनता है ये वाला। देखिए ये भी आपने 1000 बार पेपर में देख लिया हो कम से कम। अगर आपने कोई भी प्रीवियस ईयर कोई लगाए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपने वहाँ सत्यमेव जयते को 1000 बार देख लिया होगा और आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार भी हो गया होगा। वो क्या है, मुंडिका उपनिषद से जो है वो सत्यमेव जयते जो हमारे यहाँ लिया गया है। ध्यान रखिए। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं 108 उपनिषद हैं, 7 आरण्यक हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बातें। और 18 पुराण हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें हैं। कभी कभी ये नंबर भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। देखिए यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं तो जो अशोक ने जो अपने बनाए ना, बहुत सारे स्तंभ बनाए, बहुत सारे लेख हैं, अभिलेख हैं, ठीक है। तो उनमें से एक रुम्मेनदेही वाला ये इसका स्तंभ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसे अशोक मौर्य में गौतम बुद्ध के जीवन से दर्शाया गया है। गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी मिलते हैं रुम्मेनदेही स्तंभ से। बहुत 1000 बार कम से कम पेपर में सवाल आ गया होगा वाला। ध्यान रख देना कि रुम्मेनदेही स्तंभ गौतम बुद्ध का जन्म अंकित करता है। देखिए इसके अलावा देखिए यहीं पर मैंने एक्चुअली क्या है कि सवाल आता है, मैं यहाँ डालता भी कि जैन संगीतियाँ क्या है, तो मैंने यहाँ दोनों जैन संगीतियाँ डालने की कोशिश करी है। तो आप एक मिनट फटाफट देख लेंगे। देखिए पहली जैन संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, बिहार के अंदर
ईसा पूर्व मतलब 300 BC के अंदर हुई थी। और ये इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्रा थे। और जैन संघ का विभाजन, बिखरे हुए लुप्त ग्रंथों का संकलन, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा था, ये परिणाम रहा था। तो ध्यान रखेंगे आप बेसिकली 2 बातें ध्यान रखेंगे, एक तो 300 BC के आसपास पाटलिपुत्र में, और एक आपका स्थूलभद्र, ठीक है। 2-3 बातें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख लेंगे वल्लभी में हुई है, दूसरी जैन संघ थी 512 AD। देवी धरगिण क्षमा शर्मण, ये नाम ध्यान रख लेना, ये कई बार पेपर में पूछ लेते हैं और गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, बस 3 बातें यहाँ ध्यान रखना कि वल्लभी गुजरात 512 में और देवी धर्मण। और देखिए ये कई बार पेपर में सवाल बन लेते हैं भैया, मैं इसलिए यहाँ पे मैंने सारा का सारा डाल ही दिया था इसको ना, तो आप ध्यान रखेंगे इसको ना, मैंने डाल ही दिया था यहाँ पे। क्या है कि गौतम बुद्ध की जो घटनाएं हैं उनके प्रतीक कई बार पेपर में पूछते हैं। जैसे जब वो गर्भ में आए तो याद रखेंगे गर्भ बड़ा चाहिए, बड़े आदमी हैं, तो आप उसका प्रतीक चिन्ह क्या बता सकते हैं? हाथी बता सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो जो जन्म है, जन्म बिल्कुल कमल की पंखुड़ी में होता है। आपने ये कहानी बचपन में सुनी होगी बहुत बार कि एक कोई परी आती है, परी कमल में लपेट कर लाती है, इस तरीके से। तो ध्यान रखना कि जन्म कमल से है, यौवन जो है वो सांड से होना चाहिए, उसकी शक्ति सांड जैसी होनी चाहिए, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। गृह त्याग महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। गृह त्याग को देखिए राजा व्यक्ति हैं तो घोड़े से ही जाएंगे, पैदल नहीं जाने वाले हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं इस बात को भी। और देखिए याद करने के लिए मैं आपको बताऊं ना कुछ अपने जीवन से जोड़ लेना चाहिए, लिंक कर लेना चाहिए किसी भी चीज़ से, तो आपको ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति या संबोधि जो है वो बोधि वृक्ष जो पीपल का उसमें दिखाया जाता है, इस तरीके से इनका बनता भी है, आप देखते भी होंगे। तो उसके नीचे आपको बोधि वृक्ष दिखाई देगा। समृद्धि शेर की का इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर की तरह है। और प्रथम प्रवचन इन्होंने क्या दिया था? चक्र सारनाथ के अंदर दिया था, तो ध्यान रखेंगे उसे धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं। और निर्वाण का जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो पद चिन्ह है। और इनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण जो है वो स्तूप है। तो ये एक बार देख लेना, ये बहुत बढ़िया है भाई, कई बार पेपर में सवाल ना इनसे देखने को मिलता है। इसके अलावा देखो प्रमुख बौद्ध सम्मेलन मैंने डाल दिए हैं, ध्यान से देखना कि देखिए प्रथम संगति जो हुई वो 483 BC के आसपास, 486 के आसपास महात्मा बुद्ध की क्या हुई? मृत्यु हुई। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर क्या है? बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो किया गया है 483 BC। राजगृह इसके जो अध्यक्ष हैं, शायद इसकी जरूरत आपको कई बार पेपर में पूछता भी नहीं, लेकिन महाकश्यप देख लेना एक बार। संरक्षक अजातशत्रु और विवरण बुद्ध के उपदेशों का संकलन। देखिए 2-3 बातें मैं आपको बताऊं। एक तो आप ध्यान रखेंगे कि AKH किसके समय में हुई? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, ठीक है। AKH अजातशत्रु, के कालाशोक, ए फिर अशोक, के आपका कनिष्क और एच फिर आपका हर्षवर्धन, ठीक है। एक तो ये याद रखेंगे आप। इसके अलावा याद रख सकते हैं कि राज और वैशाली का विवाह हुआ और उसके बाद कौन हुआ? पुत्र हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। राज, वैशाली, पुत्र, 3 तो यहाँ से याद रखें, बाकी आगे बताता हूँ। तो 483-86 में मृत्यु हुई गौतम बुद्ध की, उसके 3 साल बाद 83 में, उसके 100 साल बाद, और उसके बाद ये 250 BC में, तीसरी 250 के आसपास हुई है। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, महाकश्यप, सब्बकरीम और मोगलीपुत्र तिस्स, अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक, ठीक है। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रख लेना कि ये कई बार पूछ लेता है कि ये आपका धम्मपिटक जो दार्शनिक सिद्धांत इसे कब जोड़ा गया था? तो ये तीसरे आपकी जो बौद्ध संगति थी उसमें जोड़ा गया था, तो ये ध्यान रख लेना बस। इसके अलावा 98 कुंडलवन में हुई है वसुमित्र अश्वघोष के समय। कनिष्क मैंने बताया कि वो क्या है? एक संरक्षक के तौर पे यहाँ काम कर रहा है कनिष्क, ठीक है। और इसी के समय बौद्ध धर्म का यहाँ क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। और ये हीनयान और महायान, कनिष्क किसे मानता था? कनिष्क महायान शाखा को मानता था, ध्यान रख सकते हैं आप लोग। 7वीं शताब्दी में 5वीं हुई है हिंसांग के समय हर्षवर्धन राजा है और महायान मत की जो श्रेष्ठता है वो सिद्ध हो गई है। तो यहाँ 3-4-5 बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ये देखिए बहुत आसान सा सवाल है, जो कैबिनेट मिशन था उसी के कहने पर क्या बनी थी? भारत की संविधान सभा बनी थी। और संविधान सभा का निर्माण जो हुआ था वो 1946 में हुआ था। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हमने पहली बैठक वहाँ पर करी थी। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? देखिए किसी भी भूमि की बात करो, किसी भी भूमिका की बात करो, तो उसके अंदर जो प्रस्तावना होती है ना वो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उसका। अगर प्रस्तावना ही आपकी गलत है तो आप किताब या जिस भी आप डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं वो कभी सही हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमने भारतीय लोकतंत्र के सारे आदर्श कहाँ देखे हैं? प्रस्तावना के अंदर देखे हैं, प्रियम्बल के अंदर देखे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। प्रियम्बल बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, प्रियम्बल के अंदर हमने इसके सारे आदर्श जो हैं वो देखे। स्वतंत्रता का अधिकार
भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? देखिए, अधिकार का आपको ध्यान रखना, स्वतंत्र का अधिकार किसमें है? 19 से 22 तक। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा देखिए मैं एक सीरीज बना दूंगा जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स हैं, खासकर स्पेशल जो अभी पुलिस का पेपर देने वाले हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना कि उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला मैं आर्टिकल बना दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका 19 से 22 हो जाएगा। ये है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? बहुत आसान सवाल है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आर्टिकल 32 जो है उसी को क्या कहा गया है? आत्मा और हृदय कहा गया है डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पेपर में बनता भी है ये। इसके अलावा देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में मिलती है? देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता जो होती है वो आर्टिकल 19 में होती है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सब आर्टिकल अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 19 है। अगर यहाँ बाई चांस ऑप्शन 19(1), 19(2) ऐसे होते तो 19(1) के अंदर हम क्या बता सकते हैं? वो प्रेस की स्वतंत्रता बता सकते हैं, जो हमारा 4th पिलर होता है किसी भी लोकतंत्र को चलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य कि संशोधन द्वारा जोड़े गए? देखिए, पहले स्टार्टिंग में मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में थे नहीं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त जो था वो संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, और इसके अकॉर्डिंग बहुत सारा इसके अंदर तब्दीली करी गई संविधान के अंदर। इसे लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक है, छोटा संविधान बोलते हैं सर, लघु संविधान जैसे संविधान संशोधन 42वें को, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? देखिए, ये सवाल ना PCS ने कई बार पूछ लिया बेटा, और यूके पीएससी का ना ये बहुत पकाया हुआ सवाल है, ध्यान रखना, बहुत बार पेपर में पूछ सकें इस सवाल को, ठीक। देखिए, यहाँ बच्चे फंस जाते हैं बहुत ज़्यादा, इन्हें समझ में नहीं आता कि कौन सा होगा। भाषण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार। देखिए, जो सूचना का अधिकार है ना, ये मूल कर्तव्य नहीं है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। शिक्षा का अधिकार मूल कर्तव्य है, भाषण का अधिकार मूल कर्तव्य है, जीवन जीने का अधिकार मूल कर्तव्य है, लेकिन सूचना का अधिकार बेटे क्या है? ये कानूनी अधिकार है आपका। मूल कर्तव्य कह रहा हूँ, अधिकार, ये क्या है आपका? कानूनी अधिकार है, तो ये ध्यान रखना आप, ये कानूनी अधिकार है, ठीक है। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? बहुत बढ़िया सवाल है, कई बार ये पेपर में आता है कि DPSPs की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है बेटे? वो हमने आयरलैंड से ली है, ठीक है। कहाँ से ली है? आयरलैंड से ली है, ठीक है। और ये नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं कि राज्य किस तरीके से काम करेगा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखेगा भविष्य में कानून बनाते समय, उन सब चीज़ को निर्देशित करने वाला क्या होते हैं? आपके DPSP होते हैं। नेक्स्ट अगर देखें हम इसमें, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, देखिए, भाग 4 की बात हुई है, कई बार पेपर में सवाल बनता है, ध्यान रखना कि भाग 4 किससे संबंधित है? ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। जो DPSPs हैं वो भाग 4 के अंदर आपके बताए गए हैं, तो देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आपका हो जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किसका? आप सभी जानते हैं, राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, या फिर राष्ट्रपति विकास का, ठीक है। देखिए, उपराष्ट्रपति जो आपका होते हैं वो किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और ये आर्टिकल 164 आपने देखा है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति, बहुत बढ़िया सवाल है, मैंने जानबूझ के रखा है, देखिए बढ़िया सवाल है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, उपराष्ट्रपति क्या है? लोकसभा का सदस्य होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी भी सदन का सदस्य होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। सांसद नहीं होता, सही बात है। उपराष्ट्रपति क्या नहीं होता? सांसद नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बाकी किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होता। हाँ, पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, वो अलग बात है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? ये ना बहुत कबार पेपर में आता है, बच्चों को जिन्हें पता नहीं होता 5 साल सीधा पेल के आते हैं, ठीक है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या है इसका? 6 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और प्रत्येक 2-2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य आपके अवकाश ग्रहण करते जाते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। देखिए राष्ट्रीय आपात की स्थिति उसके पास 352 में होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन 356 में होता है और 360 के अंदर होता है उसका वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 352, आर्टिकल 352 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से कितना आगे है बेटे? 5.5 घंटे आगे है, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये आपका 5.5 घंटे आगे है। इसके विषय में सारी जानकारी मिल जाएगी, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो वहाँ से आप इसे अच्छे से देख लेंगे। पाक स्ट्रीक या पाक स्ट्रीट से जुड़े हैं भारत एवं श्रीलंका, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं भारत एवं श्रीलंका किससे जुड़े हैं? पाक स्ट्रीट से जुड़े हैं। इन दोनों के बीच बनती है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पकाया हुआ सवाल है, ध्यान रखना UKPSC का ना। और इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, जितनी जानकारी नहीं है वो फंस ही जाते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या है कि पाक जल संधि पूछता है तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ है, और देखो ऑप्शन पहला ही भारत और पाक है, देखते ही मार देते हैं आंसर। लेकिन ध्यान रखो ये भारत और श्रीलंका के बीच है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत और श्रीलंका के बीच है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, पाक यहाँ पाकिस्तान नहीं है, ये एक अंग्रेजी अफसर है। ठीक है, ध्यान रखना क्या है, ये एक अंग्रेजी अफसर है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो बेटा लक्षद्वीप में जो है वो 36 द्वीप समूह में, ध्यान रखना कई बार पेपर में आ चुका सवाल है, बहुत आता है पेपर में। कोंकण बहुत आता है, रेलवे की बात कर लो, तट की बात कर लो, बहुत आता है। कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है बेटा? दमन से गोवा तक विस्तृत है आपका कोंकण तट। ठीक है, किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? देखिए इसके अलावा देखिए बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें यहाँ पे इसका जवाब पूछा जाता है। तो सागरमाथा किसे बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को भी बोलते हैं नेपाल के अंदर, तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात 110% पेपर में सवाल आता है, बहुत ही पेपर में आता है। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो किस नदी के ऊपर बेटे? वो कावेरी नदी के ऊपर है, ध्यान रखना कई बार पेपर में सवाल आता है। भारत का सबसे सूखा भाग क्या है? पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान जो है वो सबसे ही सूखा भाग है भारत का, और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से भी नीचे वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बड़ा कितना आसान सा सवाल आपको दे दिया मैंने, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन ये कई बार पेपर में आता है। देखिए ये मैं वो सवाल बता रहा हूँ जो रिपीटेड सवाल हैं, UKPSC के बार बार पूछते ही जाते हैं। ठीक है, तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो हमारे प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? ये भी सवाल बहुत बार आपने शायद पेपर में देखा हो, प्रैक्टिस साइड लगाए हो तो उसमें देखा हो। तो इसका कब हुआ नेशनलाइजेशन? वो 1949 में रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन भारत के अंदर हुआ था। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये भी 100% सवाल आता है। देखिए वित्त मंत्री के, सचिव के, इन्हीं के हस्ताक्षर होते हैं। तो ध्यान रखना वित्त मंत्री के, सचिव के हस्ताक्षर होते हैं किसके अंदर? आपके 1 रुपये के नोट के ऊपर। भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है, लास्ट पेपर में भी सवाल आया था, ध्यान रखना बहुत ही पेपर में आता है, कई बार पेपर में पूछते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए केवल मौसमी होती है जो आपकी कृषि बेरोजगारी है, या केवल प्रचलन होती है? दोनों होती है, ध्यान रखना इसका ऑप्शन हो जाएगा A और B दोनों। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने बात हुई? आपको लगेगा कि शायद ये क्या सवाल है, भैया ये बहुत सवाल पेपर में आता है और बहुत बच्चे ना 15 लगा के आते हैं बार बार, लेकिन ये गलत है भाई। ये क्या है इसका? 2014 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर B 2014 जनधन खाते। आपने भी देखा होगा कि आपने भी खाता शायद खुलवाया हो। भारतीय अर्थव्यवस्था का शिथिल काल किसे बोलते हैं बेटा? शिथिल काल बोलते हैं जनवरी से जून वाला इलाका जो है। ठीक है, ध्यान रखना जनवरी से जून का इलाका शिथिल काल, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही आंसर होगा। कामाख्या देवी मंदिर जो है भारत के किस राज्य में है? बहुत ही बार पेपर में सवाल आता है बच्चे, ये असम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। क्या? कामाख्या मंदिर। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ही आता है भाई, बहुत ही। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये आपका 30 त्योहारों का त्यौहार भी बोलते हैं, और इसे राज्य में कहाँ बनाते हैं इसे बच्चे? नागालैंड का ये स्पेशली है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ध्यान रखना। लोक चित्रकला की मधुबन शैली 1000 बार देख ली होगी आपने, किस राज्य से प्रचलित है? और ये बेटा बिहार से प्रचलित है, इसमें मधुबन शैली। देखिए यहाँ 2-3 बातें मैंने डाली हैं, ध्यान देख लेना कि देखिए जो तमिलनाडु है उसका जो प्रमुख है नृत्य जो है भरतनाट्यम है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, केरल का कथकली है, और उड़ीसा का आपका ओडिसी है। ध्यान से देख लेना, ये एक बार पढ़ लेंगे तो शायद कुछ बात समझ में आ जाएगी। इसके अलावा देखिए राजस्थान का घूमर है, असम का बिहू है, पंजाब का भांगड़ा है, और महाराष्ट्र का लावणी है। ठीक है, महाराष्ट्र का क्या है? लावणी। बड़ा इमामबाड़ा
स्थित है कहाँ पर, ठीक है। तो बड़ा इमाम बाड़ा बेटा ये आपका लखनऊ के अंदर स्थित है, तो आप ये बात भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आज की इस क्लास में इतनी बातें हैं। क्लास कैसी लगी मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा देखिए, आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, दूसरे लोगों तक शेयर करते हैं, जो दूसरे लोगों तक बात हमारी पहुँचे, परिवार बढ़े, तेज़ी से हम लोग दूसरों के लिए काम करते चले जाएं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, पढ़िए और अपने सपनों को साकार करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत